पिछली क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ कोलिजन पढ़ रहे थे। तो टाइप्स ऑफ कोलिजन में दो बेसिस पे हम लोग कोलिजन्स को डिफरेंशिएट कर लिए थे कि क्या क्या कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से बेसिस पे किए थे। तो पहला था ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंसिडरेशंस और दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज, है ना। और आज तीसरे बेसिस पे कितने तरह के कोलिजन होते हैं ये हम लोग देखने वाले, है ना। लिखिए, हेडिंग डालिए, ऑन द बेसिस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, है ना। ब्रैकेट में लिखिए स्मॉल ई, इसको स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है ये डिस्कस किया जाए। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एक रेशियो है ना। तो ऐसा होता है कि न्यूमरेटर में लिखा जाता है कोलिजन के तुरंत बाद बॉडीज का सेपरेशन का रेट, न्यूमरेटर में लिखते हैं, और डिनोमिनेटर में लिखे हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मतलब कोलिजन के ठीक पहले जो बॉडीज हैं पास आ रही हैं तो उनके अप्रोच का, पास आने का रेट, है ना। ऑब्वियसली अगर कोलिजन हो रहा है दो बॉडीज में तो कोलिजन के पहले दोनों पास आ रहे होंगे और कोलिजन के बाद दूर जाएंगे। ये बात तो सही है ना। पास नहीं आए तो कोलाइड कैसे करेंगे, और फिर कोलिजन के बाद दूर जाना तो होगा ही, है ना। पहले पास आए, कोलाइड के दूर जाना होगा। ऐसा थोड़ी होगा कि बाद में भी पास ही आ रहे हैं और कितना कोलाइड करेंगे। एक बार कोलाइड कर गए तो दूर जाएंगे, है कि नहीं। तो न्यूमरेटर में यहाँ पे लिखना होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, डिनोमिनेटर में लिखना होता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। हम लोगों को ये सीखना होगा कि ये वेलोसिटी जो लिख रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये कैसे कैलकुलेट की जाती है, ताकि यहाँ पे पुट कर पाए, ताकि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकाल पाए कितना है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और नीचे में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। अब पहले एक बात समझिए, ये जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, ये वेलोसिटीज एलओसी के अलोंग कैलकुलेट की जाती है ना। एलओसी क्या होता है पिछली क्लास में डिस्कस हुआ था। अलग अलग केसेस में एलओसी ड्रॉ करके दिखाए थे हम आपको। कोलाइडिंग बॉडीज एक दूसरे पे जिस डायरेक्शन में इंपल्सिव फोर्सेस लगा रही होती हैं, वही लाइन, उस फोर्स का जो लाइन है वही लाइन ऑफ कोलिजन कहलाता है, एलओसी कहलाता है। अब ये जो वेलोसिटीज हैं ये एलओसी के अलोंग वाली वेलोसिटी होती है। अब जैसे कि एक एग्जांपल से बताते हैं हम क्या कह रहे हैं। मान लीजिए कि ये एक बॉडी है, इस डायरेक्शन में जा रही है और इस बॉडी से जाके टकराई, यहाँ पे कोलिजन हुआ, यहाँ पर, है ना। ये ऐसे जाके ऐसे टकराता है ऐसे। तो मान लो ये V0 से जा रहा था, तो जब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखना होगा, मान लीजिए इसके लिए ई पता करना है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है पता करना है इस कोलिजन के लिए। कोलिजन के जस्ट पहले का ये डायग्राम है। तो कोलिजन के जस्ट पहले अप्रोच का वेलोसिटी जितना था वो यहाँ नीचे लिखना होता है। अप्रोच का वेलोसिटी क्या लिखे, V0 लिखेंगे क्या, V0 स्पीड से इसकी तरफ आ रहा था क्या, नहीं। हम कह रहे हैं इसके तरफ आने वाला, मतलब लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग वाली वेलोसिटी लिखनी होती है। तो लाइन ऑफ कोलिजन पहले ड्रॉ करेंगे, इनका पिछली क्लास में ड्रॉ किए थे, ऐसा आया था, है ना। अगर ये एंगल थीटा है तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच V0 नहीं है, V0 cos थीटा है। एलओसी के तरफ वाली वेलोसिटीज होती हैं ये, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दोनों एलओसी के अलोंग होती है। तो V0 इज नॉट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, V0 cos थीटा इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, है ना। इस तरह से सेपरेशन भी कभी हो रहा होगा ना, कोलिजन के तुरंत बाद सेपरेशन का कुछ वेलोसिटी दोनों का होगा, तो वेलोसिटी पहले ड्रॉ कर लेंगे, फिर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कैसे लिखेंगे, तो एलओसी के तरफ वाली सेपरेशन की वेलोसिटी लिखनी होती है। अच्छा चलिए, एक बात तो ये हुआ कि एलओसी के अलोंग लिखना होता है। नोट करके इसके नीचे एक बात लिखिए, हियर वेलोसिटीज ऑफ सेपरेशन एंड अप्रोच आर कैलकुलेटेड अलोंग एलओसी, आर कैलकुलेटेड अलोंग एलओसी। अब कैसे लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच, एक बार देखते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये ब्लॉक है और जाके इससे टकराया, है ना। मान लो कुछ v1 वेलोसिटी से जा रहा था, ये ऐसा करता है,
मान लो ये U1 से जा रहा था, ये U2 से जा रहा था। जस्ट बिफोर कोलिजन ऐसा था, ये ऐसा डायग्राम था, और कोलाइड जब ये इससे टकराया तो टकराने के बाद मान लेते हैं कि ये जाने लगा V1 से और ये भागने लगा V2 से। जस्ट आफ्टर कोलिजन, है ना। अब ये मत सोचना कि सर जस्ट बिफोर तो ये इसके बगल में होगा, इतना गैप क्यों दिखा दिए। तो ऐसे तो बनाते हैं ना, ये दिखाने का तरीका है ताकि हम अच्छे से अलग अलग साफ साफ ड्रॉ कर पाए। ऑब्वियसली टकराने के जस्ट पहले ये बगल में ही होगा, इतना गैप नहीं होगा इनके बीच में, ये दिखाने के लिए बना दिया जाता है बस, ताकि डायग्राम साफ साफ हो जाए। चलिए, तो जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर का डायग्राम बनाए। अब इसमें जैसे पहले जस्ट पहले कोलिजन की जस्ट पहले अप्रोच हो रहा होगा, जरूर ये इसके पास आएगा तभी कोलाइड करेगा, मतलब जरूर U1 बड़ा होगा U2 छोटा होगा। सही बात है कि नहीं? U1 जरूर बड़ा होगा U2 छोटा होगा, तभी ना अप्रोच, तभी नहीं ये जाकर कोलाइड करेगा। अगर U2 बड़ा हुआ U1 से तो ये दोनों तो आपस में कोलाइड कर ही नहीं पाएंगे, ये भाग जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर कोलिजन हो रहा है तो अप्रोच तो हो ही रहा होगा, और अप्रोच का वेलोसिटी कितना लिखेंगे? पास आने का रेट, ये गैप घटने का रेट पहले एक बार लिखे थे हम लोग काइनेमेटिक्स में, इस तरह की बात है। पास आने का रेट क्या है? U1 माइनस U2, है ना। इस तरह से सेपरेशन का वेलोसिटी अब लिखेंगे। कोलिजन के बाद जो होता है वो सेपरेशन होता है, तो सेपरेशन की वेलोसिटी लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे? गैप बढ़ने का रेट, गैप बढ़ने का रेट, ये भाग रहे दौड़ा रहा है, तो इनके बीच का गैप किस रेट से बढ़ रहा है, भागने वाले का वेलोसिटी, ये जरूर बड़ा होगा ना V2 बड़ा होगा ना V1, सब में गैप बढ़ेगा। तो V2 माइनस V1, ये है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और ये है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कहने को जरूर ये वेलोसिटी लिखते हैं हम लोग, ऊपर भी वेलोसिटी लिखा है, नीचे भी वेलोसिटी लिखा है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये मैग्नीट्यूड्स हैं एक्चुअली, है ना। तो माइनस माइनस के साथ मत लिखना, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये भी हमेशा पॉजिटिव, ये भी हमेशा पॉजिटिव, ये भी हमेशा पॉजिटिव, ये मैग्नीट्यूड्स हैं एक्चुअली, है ना। कहने के लिए जरूर वेलोसिटी बोल देते, नहीं क्वेश्चंस में नहीं देखते हो कि मैग्नीट्यूड भी होता है तो वेलोसिटी से ही लिखा रहता है क्वेश्चंस में। अक्सर एक ब्लॉक है जो कि 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा है, बिना डायरेक्शन बोलते नहीं, मैग्नीट्यूड बोल रहा होता है वो। तो यहाँ पर भी ये दोनों मैग्नीट्यूड्स हैं, ये देखो, और ये पॉजिटिव होना भी चाहिए। बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाए हो, ये बड़ी वेलोसिटी थी ना, तो बड़ी में से छोटा पॉजिटिव ही तो आएगा, ये उस तरह से ये भी पॉजिटिव ही तो आएगा, ये बड़ी वेलोसिटी, ये छोटी, बड़ी में से छोटी घटी है। तो ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये हम बता रहे थे आपको कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच कैसे लिखते हैं। यहां पे हम बता रहे थे आपको कि एलओसी के अलोंग वाली वेलोसिटीज होती हैं सेपरेशन और अप्रोच वाली। अब इसमें जैसे कि कोई ये एलओसी वाली कोई चक्कर नहीं था इसमें। क्यों? जब ये लोग कोलाइड करेंगे तो इनका एलओसी, लाइन ऑफ कोलिजन, जब ये सरफेस और ये सरफेस आपस में कोलाइड करेंगे तो नॉर्मल इसी डायरेक्शन में लगेगा ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये इस पे नॉर्मल, ये इस पे नॉर्मल लगाएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। यही लाइन ऑफ कोलिजन भी है और इसी डायरेक्शन में सारी वेलोसिटीज भी है। तो कोई कंपोनेंट नहीं तोड़ना पड़ा, कोई चक्कर कंपोनेंट का नहीं पड़ा, सीधा सीधा लिख दिए। अब जैसे यहां लिखना होता है अप्रोच का वेलोसिटी, तो कंपोनेंट तोड़ना पड़ता, क्योंकि ये वेलोसिटी एलओसी की तरफ नहीं है। चलिए, तो ये है फॉर्मूला किसका? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि टाइप्स ऑफ कोलिजन क्या है ऑन द बेसिस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कि अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बता दिया जाए कि कोलिजन ऐसा था कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मतलब इस रेशियो की वैल्यू इतनी आई, ये वैल्यू कितनी है ये बता दी जाए, तो कोलिजन कितने तरह के होते हैं उसको देख के कैसे बताएंगे कोलिजन कैसा है ना। तो इसमें बोला गया कि 3 तरह का होगा। अगर ये रेशियो 1 आ गया तो बोलते हैं ये इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन वही वाला जो पहले एनर्जी कंसिडरेशंस में बात हुई थी। कैसा होता है? एनर्जी का लॉस ना हो, है ना, कोलिजन की वजह से कोई एनर्जी का लॉस ना हो। तो अगर ये रेशियो 1 आता है तो इसका मतलब वो कोलिजन कैसा है? बोला गया कि वो इलास्टिक होगा। अगर ये रेशियो 0 आता है मतलब
वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जीरो हो जाए, तभी ना जीरो हो गई। तो अगर ये रेशियो जीरो आता है तो उस केस में बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। और बाकी पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन में 0 से लेके 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। एकदम मैक्सिमम तो 1 ही है जब इलास्टिक हो जाए, आइडियल केस है ना, जिसमें कि ये 1 आ जाए, वो तो आइडियल केस है। बाकी 0 हो जाए तो बोलेंगे कि परफेक्टली इनइलास्टिक है, और 0 से 1 के बीच में अगर कोई वैल्यू है ई की, तो उस केस में बोलते हैं कि पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन है। एक बार लिख दिया जाए, 3 तरह के कोलिजन है इसमें। पहला, इफ E is equal to 1 then collision is elastic, और दूसरा लिखिए if E is equal to 0 then the collision is perfectly inelastic, और तीसरा लिखिए if 0 less than E less than 1, ऐसा लिखते हैं ना, 0 less than E less than 1 then the collision is partially inelastic। 3 तरह का collision होता है। चलिए, अच्छा तो आगे बात करते हैं इसमें, इसको हटा लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये करने जा रहे हैं कि एक बहुत ही जनरल, एकदम जनरल क्वेश्चन है इसी पे कि ई वाली बात पर लेके एक बहुत जनरल क्वेश्चन है, और पहले हम वो सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। फिर उसके बाद जो हम और क्वेश्चंस आपको देंगे वो आप अपने से ट्राई करके फिर सोल्यूशन देखिएगा। चलिए, पहला, सबसे पहले एकदम बेसिक क्वेश्चन लेते हैं। 2 मासेस हैं और ये आता है, इससे कोलाइड करता है। ये पहले रेस्ट पे था, ये मास है m, ये मास है 2m, ये v0 से आके कोलाइड किया। क्वेश्चन में E का अलग अलग वैल्यूज के लिए आपको सॉल्व करना है कि फाइनल वेलोसिटी दोनों ब्लॉक की क्या होगी। लिखा जाए, फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ ईच ब्लॉक इफ, क्वेश्चन के 3 पार्ट है। पहला, E is equal to 1, दूसरा E is equal to 0, तीसरा E equal to anything else, मान लो 1/2 लेते हैं, है ना। तो अगर ऐसा है तो टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी क्या होगी और क्या, और ये तो दिख ही रहा होगा आपको कि ये हेड ऑन कोलिजन ही है, सीधा ये आके सीधा सीधा कोलाइड कर रहा है। ये सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल जो है LOC के अलोंग होगा, ये LOC ऐसा होगा, और वेलोसिटी सब भी LOC के अलोंग ही है। चलिए, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला, E is equal to 1। देखो, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वेलोसिटी पूछा गया है, टकराने के बाद क्या होगा। शुरू में पिछले क्लासेस में एक बार बात हुई थी आपके साथ कि फिजिक्स में ज्यादातर क्वेश्चंस, मैकेनिक्स में तो वेलोसिटी से रिलेटेड ही होते हैं, वेलोसिटी पूछी जाती हैं, और सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हम लोग सीखते जा रहे हैं जैसे जैसे अगला चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं। तो एक सीक्वेंस में सोचना चाहिए ना, पहले बात हुई थी ना, एक सीक्वेंस डिसाइड की थी हम लोग। उस सीक्वेंस में एक और इक्वेशन जुड़ गया, कौन सा, E का भी तो एक इक्वेशन होगा। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन न्यूमरेटर में लिखेंगे, डिनोमिनेटर में लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और ये रेशियो बराबर E, एक ये भी रिलेशन हो गया ना। अब देखो हमारा सीक्वेंस, सोचने का ढंग क्या होना चाहिए, किस सीक्वेंस में चीजें सोचनी चाहिए। तो सबसे पहले E की इक्वेशन लिखनी चाहिए। सेपरेशन, अगर E का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, सबसे पहला इक्वेशन ये लिखना चाहिए। क्यों सबसे पहले बोल रहे हैं, बाकी सबसे ज्यादा पहले इसको क्यों सोचना चाहिए, सबसे पहले इसी की इक्वेशन क्यों लिखनी चाहिए? 2 रीजन। पहला तो ये कि लीनियर इक्वेशन बनेगी वेलोसिटी में, क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी। सेपरेशन का वेलोसिटी लिखोगे तो v2 माइनस v1 ऐसा कुछ बनेगा, तो v में लीनियर बनेगी। v2 सेपरेशन का वेलोसिटी अपॉन अप्रोच का वेलोसिटी इज इक्वल टू ये, एक रीजन। दूसरा रीजन, ये चीज जो दी हुई है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इतना है, सेपरेशन का वेलोसिटी अपॉन अप्रोच का वेलोसिटी का रेशियो इतना है, ये बात हमेशा ट्रू होती है। और इवन मल्टीपल कोलिजन्स एक साथ हो रहे हो, कुछ भी हो रहा हो, ये चीज जो दिया है ना, ये कई जगह बचा लेती है। देखो, मुश्किल क्वेश्चंस जब
देना होगा, बनाना होगा, जबरदस्ती मुश्किल करना होगा किसी क्वेश्चन को, तो कई क्या करते हैं क्वेश्चन बनाने वाले कि 2-3 कोलिजन एक साथ डाल देते हैं, है ना। अब जैसे कि ये बॉल है, ये रखी हुई है और दूसरा कोई चीज आके इससे टकरा है, तो जैसे ये बॉल ग्राउंड पे रखी है, ये जाके इससे टकरा रहा है। हम लोग करेंगे इस तरह के भी क्वेश्चंस करेंगे आगे चल के, रोटेशन वगैरह में करेंगे। ऐसे बॉल रखी है ग्राउंड पे और ये जाके इससे टकराए, तो यहाँ 2 कोलिजन एक साथ हो रहे हैं। ये तो टकराया आके कोई चीज इसमें, तो एक तो ये कोलिजन जो आपको साफ साफ दिख रहा है वो तो है ही, प्लस ये जब इम्पल्स लगा इस बॉल पर, झटके से मारे, इम्पल्स मारे, तो ये जाना चाहेगा इधर नीचे ग्राउंड में, तो ग्राउंड भी तो एक इम्पल्सिव फोर्स इसको रोकेगा, झटके से वो भी तो नॉर्मल लगाएगा ताकि नीचे ना भागो भाई, इधर ही जाओ, है कि नहीं। दोनों इम्पल्सिव फोर्स एक साथ लगाए, तो एक तरह से 2 कोलिजन है, ये भी आगे कोलाइड किया और इधर से भी डीटी टाइम के लिए एक इम्पल्सिव फोर्स ग्राउंड से भी लगा, तो वो भी एक कोलिजन, 2 कोलिजन हो रहा है, 2-3 इस तरह के कोलिजन एक साथ हो रहे हो मान लो, तो भी अगर ये रेशियो दिया, अगर आपको बताया है क्वेश्चन में कि इस बॉल के साथ जब ये वाला पार्टिकल आके टकराया है, तो इन दोनों का आपस में ई का वैल्यू, सेपरेशन अपॉन अप्रोच का रेशियो इतना है या कुछ भी दिया है अगर, तो आपको सोचना ही नहीं है उसके बाद कुछ कि ये भी तो हो रहा है सर, उससे क्या होगा, उससे कुछ नहीं होगा। अगर बोल दिया कि सेपरेशन अपॉन अप्रोच का रेशियो इतना है तो वो लेना है आपको, है ना, सेपरेशन अपॉन अप्रोच उतना ही है, क्वेश्चन में बोला है, वो गिवन है आपको, तो इसलिए सबसे पहले तो ये लिख ही देना चाहिए, चाहे जो हो रहा हो ये तो वैलिड होगा ही, बाकी सब चीजें अलग है। मोमेंटम कंजर्वेशन कभी होता है कभी नहीं होता है, नहीं, एनर्जी कंजर्वेशन कभी होता है कभी नहीं होता है। वर्क एनर्जी थ्योरम में तो खैर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन जाती है वेलोसिटी की, 12mv², नहीं, तो वो सब नहीं, सबसे बढ़िया सबसे सिंपल इक्वेशन यही होता है, ई का। चलिए सर, तो वेलोसिटी पूछा है, टकराने के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। कोलिजन के क्वेश्चंस में हमेशा याद रखना 2 डायग्राम हमेशा बनाया जाता है, कोलिजन के पहले, कोलिजन के बाद, जस्ट पहले जस्ट बाद, 2 डायग्राम हमेशा बनाया जाता है। जस्ट पहले का यही डायग्राम है मान लेते हैं, जस्ट बाद का डायग्राम पहले बना लिए। मान लो कोलिजन के जस्ट बाद ये जाने लगा V1 से, ये जाने लगा V2 से, ये 2m है, ये m है। चलिए अब सबसे पहले इक्वेशन ई, देखो 2 अननोन मान चुके हैं, कम से कम 2 इक्वेशन लिखनी होगी। सबसे पहला इक्वेशन ई का इक्वेशन लिखेंगे, तो सेपरेशन अपॉन अप्रोच इज ई मतलब 1, तो 1 इज इक्वल टू सेपरेशन का वेलोसिटी, गैप बढ़ने का रेट V2 - V1 अपॉन अप्रोच, पास आने का वेलोसिटी V0, मतलब ये एक इक्वेशन हो गई, V2 - V1 इज V0, ये इक्वेशन 1 होगी। दूसरा, अब क्या लिखें, अब सोचते हैं, हमारे सीक्वेंस में सबसे पहले ई था, अच्छा सीक्वेंस पूरा बोल दें एक बार, सबसे पहले ई लिखते हैं, ई का इक्वेशन, फिर देखते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम अगर कंजर्व है तो उसका इक्वेशन लिख देंगे, नहीं है तो बात ही अलग, नहीं लिखेंगे। कैसे चेक करते थे याद होगा आपको, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होना चाहिए, 2 हो गया। तीसरा होता है एनर्जी कंजर्वेशन, अगर है तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे, चेक करना पड़ेगा, 2 कंडीशंस होती है उसकी। चौथा है वर्क एनर्जी थ्योरम, और फिर उसके बाद ये सब नहीं है तो सोचेंगे कैलकुलस, है ना, मतलब काइनेमेटिक्स की बातें सोचेंगे उसके बाद। चलो अच्छा, तो ये हुआ। फिर उसके बाद मोमेंटम की कंजर्वेशन सोचा जाए है कि नहीं, तो कोई कहे कि सिर्फ इस मास को अगर सोचे तो इस मास का मोमेंटम कंजर्व नहीं है, सही बात है, बाहर से फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, कौन लगा रहा है, ये ब्लॉक, जब ये इसे टकराएगा तो अगर इसका मोमेंटम सोचा जाए तो बदल गया, पहले mv0 था अब mv1 हो गया। क्यों बदल गया, क्योंकि बाहर से ये ब्लॉक ने इसको मारा, इंपल्सिव फोर्स, बाहर से इंपल्सिव फोर्स लग गया तो मोमेंटम कंजर्व नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन अगर इन दोनों को सिस्टम में ले लें, दोनों को अगर सिस्टम में ले लेंगे तो इन लोगों ने जो आपस में इंपल्सिव फोर्स लगाया है वो इंटरनल हो जाएगा। मोमेंटम कंजर्वेशन का कंडीशन है कि बाहर से कोई फोर्स नहीं होना चाहिए, या ऐसे बोले बाहर से नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो ये दोनों आपस में जो इंपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं उससे, वो तो इंटरनल है ना, उससे कोई मतलब नहीं, और बाहर से कोई इंपल्सिव फोर्स है ही नहीं। अब dt टाइम की बात हो रही है ना, जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन, टाइम इंटरवल इज dt टाइम इंटरवल में जब सोचेंगे तो केवल इंपल्सिव फोर्सेस के बारे में सोचेंगे, जो फाइनाइट फोर्सेस है mg जैसे यहाँ पे फाइनाइट है दोनों का, उससे कोई मतलब नहीं, dt टाइम में कोई फर्क नहीं डालेगा। जो नॉर्मल ग्राउंड से लगा है वो भी फाइनाइट है, उसको भी dt टाइम में कोई फर्क नहीं डालेगा। केवल आपस का इनका जो फोर्स था वही इंपल्सिव था, लेकिन वो भी इंटरनल हो गया, दोनों को सिस्टम में ले लिए, तो इसलिए मोमेंटम कंजर्व है।
मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। mv1 बाद का मोमेंटम लिख रहे हैं, mv1 प्लस इसका कितना 2mv2 बाद का मोमेंटम इज इक्वल टू पहले का मोमेंटम mv0। m हटा लिए, इक्वेशन 2, तो इक्वेशन है सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्या करें, जोड़ देते ना, तो v1 v1 कट जाएगा, ये हो जाएगा 3v2 इज इक्वल टू 2v0, तो v2 इज इक्वल टू 2v0 बाई 3, और v2 आ गया तो v1 आ जाएगा यहां से ना। v1 इज v2 माइनस v0, मतलब 2v0 बाई 3 माइनस v0 बाई 3। माइनस का क्या मतलब होगा यहाँ पे कि हमने आगे माना है v1 को और आया आंसर माइनस में, इसका मतलब ये पीछे जाएगा। कितने स्पीड से, v0 बाई 3 स्पीड से पीछे जाएगा। चलिए पहला पार्ट हम लोग सॉल्व कर लिए, दूसरा दूसरे में E इज इक्वल टू 0 दिया है। सबसे पहले E का इक्वेशन लिखा जाता है, याद रखना। E इज इक्वल टू 0 है, मतलब सेपरेशन का वेलोसिटी 0 है। तो पहले कोलिजन के जस्ट पहले का डायग्राम ये है, कोलिजन के जस्ट बाद का डायग्राम अगर बनाए, ये M है और ये 2M है, मान लेते हैं ये कोलिजन के बाद V2 से जा रहा है, ये जा रहा है V1 से, तो सेपरेशन का वेलोसिटी 0 हो जाएगा ना। E इज इक्वल टू 0 अगर है तो E इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो अगर E 0 है तो इसका मतलब न्यूमरेटर 0 है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, v2 माइनस v1, और ये 0 है ना। इसका मतलब v2 इज इक्वल टू v1। एक बात हो गई। चलिए E का इक्वेशन लिख लिया, मोमेंटम कंजर्वेशन लिखा जाए। तो मोमेंटम, इस समय का मोमेंटम कितना है, mv1 प्लस mv2, 2mv2 ना, mv1 प्लस 2mv2 इज इक्वल टू mv0। इक्वेशन 2, दो इक्वेशंस हो गई और बस सॉल्व कर लिया जाए। v2 और v1 बराबर है ना, तो v1 को अगर v2 लिख दें यहाँ पर, तो v2 प्लस 2v2 3v2 इज इक्वल टू v0। तो v2 इज इक्वल टू v0 बाई 3 और v1 इज ऑल्सो इक्वल टू v0 बाई 3। ये आंसर होगा। दो कर लिए, तीसरा करने जा रहे हैं। E हाफ दिया है इस क्वेश्चन में, तीसरे वाले में, है ना। तो पहले कोलिजन के जस्ट बाद दोनों का वेलोसिटी ड्रॉ कर लें। मान ले ये v1 से जा रहा है और ये v2 से, तो सेपरेशन का वेलोसिटी अपॉन अप्रोच का वेलोसिटी इज इक्वल टू E, मतलब 1/2। ये इधर जाएगा तो ऐसे लिख देते, v2 माइनस v1 इज v0 बाई 2। ये इक्वेशन 1 हो गई, है ना। और दूसरा कौन सा, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मोमेंटम लिखते हैं, इस समय का मोमेंटम है mv1 प्लस 2mv2 इज इक्वल टू mv0। m हटा लें, इक्वेशन 2 हो गई। सॉल्व कर लें दोनों को, इसको जोड़ देते हैं, तो माइनस v1 प्लस v1 कट जाएगा, v2 2v2 3v2, v0 v0 बाई 2 3v0 बाई 2। तो दिस इंप्लाइज दैट v2 इज इक्वल टू v0 बाई 2, और यहां पुट कर दे रहे हैं, तो v2 इज v0 बाई 2, v1 कितना 0, v2 की जगह v0 बाई 2 पुट करेंगे तो इधर कटेगा, v1 इज 0। ये आंसर्स हो गए, है ना। मतलब टकराने के बाद ये रुक जाएगा और ये भागेगा v0 बाई 3 से, v0 बाई 2 से, सॉरी। ठीक है, चलिए आगे करते हैं।
ये तो क्वेश्चन हमने किया, अगला क्वेश्चन आपको खुद से करना है एक बार, फिर सोल्यूशन देखना है। हाँ देखिए, दो ब्लॉक्स है, दोनों का मास सेम है, दोनों का मास m है। ये जा रहा था V1 से, ये जा रहा था V2 से, ठीक है। और ऑब्वियसली V1 हम ज्यादा ले रहे हैं V2 से ताकि कोलिजन हो, और क्वेश्चन में दिया है कि E का वैल्यू है 1, इलास्टिक कोलिजन। अच्छा, जब हम बोलते हैं इलास्टिक तो उसमें एक ही होता है, इन इलास्टिक में दो होते हैं ना। इन इलास्टिक बोलते हैं तो पार्शियली इन इलास्टिक भी हो सकता है और परफेक्टली इन इलास्टिक भी होता है, दोनों होते हैं, लेकिन इलास्टिक में तो एक ही होता है। तो बोला है इलास्टिक कोलिजन, और इसमें कोलिजन के बाद दोनों मासेस का वेलोसिटी बताना है। क्वेश्चन लिखा जाए फाइंड वेलोसिटी ऑफ ईच ब्लॉक आफ्टर कोलिजन। चलिए आप एक बार सॉल्व करिए, फिर मेरा सोल्यूशन हम कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। देखिए जरा, कोलिजन के जस्ट पहले का डायग्राम था ये, कोलिजन के जस्ट बाद का भी एक डायग्राम जरूर बना देंगे। मान लो इसका वेलोसिटी है v1 डैश और कोलिजन के बाद इसका हो गया v2 डैश, कुछ मान लिए, अननोन मान लिए। दो अननोन मान चुके हैं, दो इक्वेशंस लिखनी पड़ेगी। सबसे पहला इक्वेशन हमेशा E का लिखना चाहिए, E का इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। सेपरेशन का वेलोसिटी v2 डैश माइनस v1 डैश अपॉन अप्रोच का वेलोसिटी v1 माइनस v2 इज इक्वल टू E1 होना चाहिए। मतलब कि क्या हो गया इक्वेशन, v2 डैश माइनस v1 डैश इज इक्वल टू v1 माइनस v2। ये कैसे लिख रहे हैं सेपरेशन और अप्रोच, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए थे ना, वैसे ही, कुछ नया नहीं कर रहे, वही कर रहे हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वापस से वहां जाके देखिए वीडियो में कैसे समझाया था सेपरेशन और अप्रोच का वेलोसिटी। चलिए, तो ये हो गया इक्वेशन 1। दूसरा मोमेंटम कंजर्वेशन, ऑब्वियसली वही सब लॉजिक, मोमेंटम कंजर्व क्यों है, दोनों को सिस्टम में ले लिए, बाहर से कोई इंपल्सिव फोर्स नहीं। मोमेंटम बाद का कितना हो गया, mv1 डैश प्लस mv2 डैश, दोनों का मास सेम लिए ना, इज इक्वल टू पहले का मोमेंटम कितना है mv1 प्लस mv2, सब जगह से m कैंसिल, तो मतलब v1 डैश प्लस v2 डैश इज इक्वल टू v1 प्लस v2, इक्वेशन 2। दो इक्वेशंस हो गई, सॉल्व करना है, जोड़ देते हैं दोनों को, तो माइनस v1 डैश और प्लस v1 डैश कैंसिल हो जाएगा, v2 डैश v2 डैश 2v2 डैश इज इक्वल टू राइट साइड में v1 2v1 माइनस v2 प्लस v2 कैंसिल, बस ये हो गया। इसका मतलब v2 डैश इज इक्वल टू v1, और जब v2 डैश v1 के बराबर है इसमें पुट कर दें, तो v2 डैश की जगह v1 पुट करेंगे तो v1 और ये v1 कट जाएगा, v1 डैश इज इक्वल टू v2 आ जाएगा। तो ये जो v2 डैश है ये आया किसके बराबर, v1 के बराबर, मतलब इस वेलोसिटी के बराबर, और ये जो v1 डैश हम लोग माने थे ये आया v2 के बराबर, मतलब इस वेलोसिटी के बराबर, है ना। तो ये क्वेश्चन कराने के पीछे एक और पर्पस था मेरा, ये एक चीज बताना आपको कि जब कभी ऐसा हो रहा होता है, बराबर मास की बॉडीज होती हैं और इलास्टिक, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन हो रहा हो, हेड ऑन तो है ही, हेड ऑन और इलास्टिक, बराबर मास की बॉडीज का हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन हो रहा था, तो इनकी जो वेलोसिटीज हैं वो इंटरचेंज हो जाती हैं, पहले की दूसरे को मिल जाती है, दूसरे की, देखो यही तो हो रहा है, इसके पास पहले वेलोसिटी v1 थी, अब इसके पास v1 हो गई, आगे वाले के पास v1 हो गई, इसकी पहले की वेलोसिटी v2 थी तो अब इसकी v2 हो गई, तो इसकी वेलोसिटी इसको मिल गई, इसकी वेलोसिटी इसको मिल गई, वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती हैं। कब,
बराबर मास की बॉडीज के हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में, है ना। दो बातें हम लोग को लिखनी है इसमें, दो पॉइंट्स नोट करके लिखा जाए। इस क्वेश्चन के सॉल्व करने के बाद नोट करके नीचे लिखा जाए। नोट का पहला पॉइंट, इन केस ऑफ हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास, क्या लिखा आपने, इन केस ऑफ हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस देयर वेलोसिटीज गेट इंटरचेंज्ड, उनकी वेलोसिटीज आपस में इंटरचेंज हो जाती है। इसकी वाली वेलोसिटी इसको मिल जाती है, इसकी वाली इसको। एक बात। दूसरी बात, एक और बात समझिए जरा। मान लीजिए कि बराबर मास की बॉडीज हैं, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, लेकिन हेड ऑन नहीं, ऑब्लिक है। उस केस में क्या होता है, ये भी अभी से जान लेना चाहिए। ऑब्लिक है, जैसे कि ये ऐसे जा रहा हो, इससे जाके टकराए, है ना। तो एलओसी तो ये है। हम लोग जो इक्वेशंस लिख रहे थे उनमें कोई अंतर आएगा कि नहीं। देखो क्या होता है, हम कह रहे हैं कि हमने दो इक्वेशंस लिखी थी इस क्वेश्चन में, एक ई का इक्वेशन लिखे थे और एक मोमेंटम कंजर्वेशन। तो दोनों इक्वेशंस में अगर कोई अंतर नहीं होगा तो फाइनल आंसर में भी कोई अंतर नहीं होगा। मतलब इसके लिए भी हम बोल सकते हैं कि दोनों की वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी, इसकी इसको मिल जाएगी, उसकी इसको मिल जाएगी, है ना। लेकिन तब होगा अगर इक्वेशंस भी वही बने तो नहीं। देखो क्या है, मोमेंटम कंजर्वेशन तो ठीक है, इस सिस्टम का मोमेंटम भी कंजर्व है। अगर दोनों को सिस्टम ले लें तो आपस में जो इंपल्सिव फोर्स है बस वही है, बाहर से कोई इंपल्सिव फोर्स नहीं है। तो इस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व है तो ठीक है, लिख सकते हैं पहले जैसा एक इक्वेशन यहां बना सकते हैं। लेकिन जब ई का इक्वेशन लिख रहे होंगे तो उसमें जैसे यहां पर तो क्या था, मान लो ये वी नॉट से आ रहा होता, मान लो ये वी नॉट से आ रहा होता और ये रेस्ट पे होता, तो जब हम ई में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखते तो सिर्फ वी नॉट लिखते, है कि नहीं। और मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए एक इक्वेशन लिखते, एक वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की लिखते। तो फाइनली कोलिजन के बाद क्या हो जाता, ये रेस्ट पे आ जाता, ये रेस्ट पे था तो ये रेस्ट पे आ जाता, ये वी नॉट से जा रहा था, ये वी नॉट से जाने लगता, ये आंसर आता, ये आता। बताओ ठीक है कि नहीं। इसमें हम वही इक्वेशंस अगर फिर से लिख दें, हम डेटा चेंज कर दिए, मान लीजिए इस क्वेश्चन में ये वी नॉट से आ रहा था, ये रेस्ट पे था, तो सॉल्व करने के बाद क्या होता, फाइनल आंसर यही मिलता ना, ये वी नॉट से जाता, ये रेस्ट पे हो जाता, वेलोसिटी इंटरचेंज। लेकिन अब इसमें ऐसा है कि नहीं, ये सोचे नहीं, इसमें गड़बड़ है। जब ई की इक्वेशन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जहां लिखते हैं उस जगह पर अब वी नॉट नहीं लिख पाएंगे ना। अब क्या लिखना होगा, वी नॉट का एलओसी की तरफ वाला कंपोनेंट लिखना होगा। ये अंतर आ गया। तो अब ये नहीं कह सकते कि टकराने के बाद ये वी नॉट से जाने लगा इसके जैसा, ये रुक जाएगा, ये वी नॉट से जाने लगेगा, नहीं, ये चीज इसके जैसा एकदम एग्जैक्टली नहीं है। इसमें कुछ डिफरेंस ये है कि एक इक्वेशन अलग बनेगी हम लोग ई वाली। तो क्या करें अब, फाइनल क्या होगा, तो कुछ नहीं। देखो इसमें बड़ा अच्छी सी बात ये है, एलओसी के तरफ वाली वेलोसिटीज की अगर बात करें तो फिर ये वेलोसिटी इंटरचेंज वाला लॉजिक सही है ना। केवल हम सोचे एम मास दोनों का सेम है, हम क्या करें कि ई की इक्वेशन एलओसी के अलोंग ही लिखनी होती है, और एलओसी के अलोंग वाला डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन भी लिख सकते हैं। बोलो सही है कि नहीं। इस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व्ड है कौन से डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व्ड है, हर डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व। क्यों ऐसे कह रहे हैं, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स ही नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में फोर्स नहीं है। क्या ऐसा है क्या बाहर से इस सिस्टम पर इधर की तरफ या इधर की तरफ या इधर की तरफ, किधर की तरफ भी फोर्स है क्या, नहीं, बाहर से तो कोई फोर्स ही नहीं। केवल इंपल्सिव फोर्सेस की बात करें तो केवल एक ही इंपल्सिव फोर्स है आपस का, इंटरनल, बाहर से तो कोई फोर्स ही नहीं। तो इस सिस्टम का मोमेंटम हर डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व है। तो क्यों ना अगर सिर्फ एलओसी के इसी लाइन इसी डायरेक्शन की बात करें तो ई का इक्वेशन इस डायरेक्शन में लिखते ही है, प्लस इस डायरेक्शन का मोमेंटम भी कंजर्व है। दोनों इक्वेशन हो गई, जैसे इसमें थी दो इक्वेशन, इस डायरेक्शन में एलओसी की भी इक्वेशन लिखेंगे,
सॉरी इस डायरेक्शन में ई वाली इक्वेशन भी लिखेंगे, वो तो रूल है। ई का इक्वेशन हमेशा एलओसी के लाइन के अलोंग ही होता है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी का अप्रोच हमेशा एलओसी के अलोंग ही लिखी जाती है, ये बताया था थोड़ी देर पहले। तो और मोमेंटम कंजर्वेशन भी अगर इस डायरेक्शन में एक इक्वेशन और लिख दें तो इस डायरेक्शन में वो चेंज इन मोमेंटम वाली सॉरी इंटरचेंज ऑफ वेलोसिटी वाली बात सही हो जाएगी, है ना। चलिए, ये सब बहस करने के पीछे रीजन ये था आपको एक रूल समझाना। रूल में नोट में पहला पॉइंट आप लिखे हैं कि अगर हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन है तो सीधा सीधा हाँ बराबर मास भी होना चाहिए। बराबर मास है और हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन है तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी, बस बात खत्म। लेकिन अगर बराबर मासेस हैं और ऑब्लिक कोलिजन है, इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन है ना, इलास्टिक भी है और ऑब्लिक है, लेकिन तो ये नहीं कहेंगे कि वेलोसिटी इंटरचेंज होगी, ये कहेंगे कि एलओसी के अलोंग वाली, एलओसी के तरफ वाली वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी, ये बोलते हैं। और इससे बहुत से क्वेश्चन आगे चल के देखोगे आसान हो जाएंगे। फिर से बताते हैं, फिर लिखवाएंगे, यहां ड्रॉ करके भी दिखाएंगे। यहां ड्रॉ करके दिखाते हैं पहले। चलो, ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, तो हम क्या कह रहे हैं, इसकी वेलोसिटी के पहले दो कंपोनेंट तोड़ लीजिए। वी नॉट का एक कंपोनेंट इधर आएगा, वी नॉट कॉस थीटा, और इधर आएगा वी नॉट साइन थीटा, इस डायरेक्शन में और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। दो कंपोनेंट तोड़ लिए वी नॉट का, एलओसी की तरफ, एलओसी के परपेंडिकुलर। तो ये जो है वी नॉट साइन थीटा, ये इसका वेलोसिटी जो है वो अलग हो गया। एलओसी की तरफ वाला जो वेलोसिटी था वी नॉट कॉस थीटा, है ना, एलओसी की तरफ वाली वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी। मतलब एलओसी की तरफ पहले इसकी कोई वेलोसिटी तो क्वेश्चन में नहीं दी है, ये तो रेस्ट पे दिया हुआ है। ये आ रहा था वी नॉट कॉस थीटा से, तो कोलिजन के जस्ट बाद ये एलओसी के अलोंग वाली वेलोसिटी इसकी हो जाएगी 0 और इसकी हो जाएगी वी नॉट कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है क्या? फिर से बोलते हैं क्या, एलओसी के तरफ वाली वेलोसिटी पलट दो, इंटरचेंज कर दो। इसकी एलओसी की तरफ वाली वेलोसिटी है वी नॉट कॉस थीटा और इसकी एलओसी की तरफ वाली वेलोसिटी है 0। तो अब इसकी कोलिजन के बाद इसकी एलओसी की तरफ वाली वेलोसिटी हो जाएगी 0 और इसकी हो जाएगी वी नॉट कॉस थीटा। इस डायरेक्शन वाली वेलोसिटीज के लिए ये रूल सही है, एलओसी की तरफ वाली वेलोसिटीज के लिए वो रूल सही है ना। इधर वाली वेलोसिटी के लिए नहीं, वो तो अलग चीज हो गई। दो हिस्से में बांटिए इसको, वी नॉट को लेके मत चलिए, वी नॉट को पहले दो हिस्से में बांट दीजिए। दो वेलोसिटी है इसके पास, इधर भी इधर भी। तो इधर वाली वेलोसिटी केवल इंटरचेंज वाले रूल में लागू होता है। एक बार लिख देते हैं नोट का सेकंड पॉइंट, लिखा जाए इन केस ऑफ ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू bodies of equal mass, their velocities along LOC will get interchanged. उनकी LOC की तरफ वाली velocities interchange हो जाती हैं, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, तो बस ये हो गया। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आई होगी, इसीलिए हम इसको थोड़ा टाइम लिए अच्छे से। और नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, क्यों? क्योंकि अभी तो हम लोग पहले हेड ऑन कोलिजन ही डिस्कस करेंगे, उसके क्वेश्चन ही कर लेंगे सारे, तब ऑब्लिक कोलिजन की बात आएगी तो वहां फिर से ये मुद्दा उठाया जाएगा, है ना। तो अभी कोई चिंता वाली बात नहीं है। इतना बात समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर ये बात डिस्कस वहां पे किया जाएगा जब हम लोग ऑब्लिक कोलिजन पढ़ रहे होंगे। चलो, इसको हटाते हैं। देखिए, एक और क्वेश्चन करते हैं। ऐसे करते हैं, चलो, ये दो बॉडीज हैं, ये आके इससे टकरा रहा है, ये रेस्ट पे था, ठीक है। इनका मास बराबर है, कुछ मास कितना है उससे मतलब नहीं, हमारे आंसर में वो कट ही जाता है, लेकिन मास बराबर है, लिख दिया जाए। क्वेश्चन लिखिए, The two bodies are of equal mass, full stop। एक बात हुई। और लिखिए, इसका मोमेंटम पहले
इतना दिया हुआ है क्वेश्चन में, डायग्राम में बना दीजिए, है ना। इसका जो आके टकरा रहा है उसका मोमेंटम इतना था, इसका मोमेंटम 0, ये रेस्ट में था, ये आ रहा था P से, वो इतना मोमेंटम लेके आ रहा था। चलिए क्वेश्चन में लिखा जाए, इसका नाम रख दे रहे हैं A और B। लिखिए, इन दिस कोलिजन A applies an impulse कैपिटल J on B। A ने B पर कितना इंपल्स लगाया? कैपिटल J इंपल्स लगाया। इस कोलिजन में A ने B पर इतना इंपल्स लगाया, ये क्वेश्चन में दिया है, फुल स्टॉप। आगे लिखिए, क्वेश्चन के 2 पार्ट्स, एक ही करते हैं, उसमें ही दोनों बात हो जाएगी। क्वेश्चन में लिखिए, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसमें सब बात हो जाएगी ना, 2 अलग अलग पूछने की जरूरत नहीं। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना है, इसमें सब बात हो जाएगी। देखो क्या, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालने के लिए आपको क्या क्या निकालना होगा? कोलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटी क्या क्या हो गई वो लिखना होगा, नहीं तब ना वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखेंगे। कोलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटी पता करनी होगी ना, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखेंगे, डिवाइड करेंगे, तब जाके E आएगा। E का वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू जो पता करना है क्वेश्चन में। चलिए एक बार ट्राई करिए अपने से, फिर उसके बाद सोल्यूशन देखिए हम कैसे कर रहे हैं। देखिए, अच्छा मान लेते हैं पहले दोनों का कुछ मास है m, क्वेश्चन में नहीं दिया लेकिन जरूर कट जा रहा होगा तभी नहीं दिया है। दोनों का मास m मान ले रहे हैं, तो कोई कहे कि ये आया P मोमेंटम लेके, तो इसका वेलोसिटी कितना था? तो अगर इसका मोमेंटम था P, तो इसका वेलोसिटी कितना होगा? P/m। सही बात है। तो अप्रोच का वेलोसिटी तो यही हो गया P/m। ये रेस्ट पे है, ये आ रहा है। अब बारी है सेपरेशन की वेलोसिटी। तो कोलिजन के बाद का डायग्राम बनाए, कोलिजन के जस्ट पहले का डायग्राम था, तो कोलिजन के जस्ट बाद A हो गया, B हो गया। B पर इंपल्स लगा J, क्वेश्चन में बोला है, यही तो अकेला इंपल्स B पर लगा है, तो इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, यही तो नेट फोर्स का इंपल्स है। इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, तो इसके मोमेंटम में चेंज इतना का हो जाएगा। पहले मोमेंटम 0 था और इतने का चेंज हुआ, तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा? J हो जाएगा। अब इसका फाइनल मोमेंटम अगर J है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? J/m, है कि नहीं? इसकी आने की वेलोसिटी थी P/m, टकराने के बाद ये जाने लगा J/m से, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि इस पर J इंपल्स लगा। इंपल्स अगर J लगा तो इसका मोमेंटम में चेंज इतने का हुआ J का, पहले मोमेंटम 0 था, अब हो गया J मोमेंटम है, तो वेलोसिटी कितना हो गया? J/m। अब देखो, अगर इसने A ने B पर आगे की तरफ इंपल्स लगाया है J, तो B ने A पर पीछे की तरफ इंपल्स लगाया होगा J। इंपल्स क्या है? फोर्स इंटू dt ही तो है, और फोर्स के लिए न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है A ने B पर जितना फोर्स लगाया आगे, B A पर उतना ही लगाएगा पीछे। तो इंपल्स के लिए भी वही बात हुई, A ने B पर अगर J इंपल्स लगाया है आगे, तो B ने A पर J इंपल्स लगाया होगा पीछे, है कि नहीं? A पर पीछे की तरफ J इंपल्स लगा है, तो A के मोमेंटम जो था, आगे की तरफ मोमेंटम था ना P, वो घट जाएगा। इंपल्स जितना लगा, दैट इज चेंज इन मोमेंटम, उतने से घट जाएगा। क्यों कह रहे हैं घट जाएगा? बढ़ जाएगा क्यों नहीं बोल रहे? इधर जा रहा था, इतना इधर मोमेंटम था और इधर की तरफ मार दिए इंपल्स लगाए, तो इसका मोमेंटम इधर से कम हो जाएगा ना, घट जाएगा। कितने से घटेगा? जितना चेंज इन मोमेंटम, जितना इंपल्स लगाए हैं उतने से, है ना। इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम, उतने से चेंज होगा मोमेंटम पीछे की तरफ। तो ये कितना था? P था, तो अब कितना हो जाएगा? P-J मोमेंटम हो जाएगा। मोमेंटम इतना है तो वेलोसिटी कितना होगा? अपॉन m। दोनों का वेलोसिटी लिख लिए। अब E बताना है, सेपरेशन अपॉन अप्रोच, तो E विल बी इक्वल टू सेपरेशन का वेलोसिटी, दिस माइनस दिस, J/m माइनस P-J/m अपॉन अप्रोच का वेलोसिटी P/m। तो m सब जगह से कट जाएगा, ये हो जाएगा 2J माइनस P/P। ये आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन किए हम लोग, और आगे डिस्कस करते हैं।
चलिए एक बात समझिए, काइनेटिक जो अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं ना, उसको उसके लिए पहले से एक बात समझा रहे हैं आपको। काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं किसी सिस्टम ऑफ बॉडीज का, उसके बारे में एक और चीज सीखते हैं आज, है ना। वैसे तो किसी एक बॉडी का काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं वो हम लोग पहले सीख चुके हैं, है ना, वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में, हाफ mv स्क्वायर हो गया। नहीं, एक सिस्टम ऑफ बॉडीज का काइनेटिक एनर्जी लिखने के लिए और एक फॉर्मूला, एक समझते हैं, चीज को समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, बहुत सारे पार्टिकल्स मिला के एक सिस्टम है ना, और ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स रेस्ट पे है, सारे पार्टिकल्स रेस्ट पे हैं। सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पे होगा, फिर तो सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पे है, सारे पार्टिकल्स भी रेस्ट पे है। मान लीजिए ये कोई बॉक्स बना लेते हैं इमेजिनरी, जिसके अंदर ये सारे पार्टिकल्स हैं। तो कोई बॉक्स एज्यूम किया जाए, इमेजिन किया जाए कि एक बॉक्स भी है जिसके अंदर ये सारे पार्टिकल्स हैं। ये रियल बॉक्स नहीं, मतलब इसका कोई मास नहीं, इमेजिनरी बॉक्स सोचे हैं। जैसे यहाँ कुछ चीजें ऐसे हैं, तो आप इमेजिन करिए कि एक बॉक्स के अंदर है, वो बॉक्स रियल नहीं है, ये चीजें रियल है। ये पार्टिकल्स हैं, इन सब में मास होगा, इन सब का कुछ कुछ मास होगा, है ना। कुछ वेलोसिटी है जो हम कह रहे हैं 0 है, अभी आगे चल के मूव भी कराएंगे, लेकिन ये बॉक्स का कोई मास नहीं है, ये इमेजिनरी फ्रेम एक एज्यूम कर लेते हैं, है ना, जिसके अंदर ये लोग हैं। चलिए, अभी ये सारे रेस्ट पे थे। अब सोचो कि यही इमेजिनरी वाला जो बॉक्स, यही बॉक्स है, यही पार्टिकल्स हैं, लेकिन ये सब यही पार्टिकल्स हैं ये भी, लेकिन ये सब मूव कर रहे हो, और किधर, रैंडमली मूव कर रहे हो। कोई इधर जा रहा है, 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 एकदम रैंडमली मूव कर रहे हैं, है ना। तो कोई कहे कि अगर ट्रू रैंडमनेस की बात हो रही है ना, तो लेट अस से मान लो ऐसा कहा जा रहा है कि ये सब रैंडमली मूव तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसे मूव कर रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास का नेट वेलोसिटी 0 है। ऐसा हो सकता है ना इसमें कि सेंटर ऑफ मास का नेट वेलोसिटी 0 हो, कोई आगे जा रहा है तो कोई पीछे भी जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है तो कोई नीचे भी जा रहा है। तो इसमें मान लीजिए ऐसा हो कि इफ यहाँ पर VCM इज 0, इफ अगर इसमें VCM भी 0 हो, लेकिन सारे पार्टिकल्स रैंडमली चारों तरफ इधर उधर मूव कर रहे हैं। कोई कहे काइनेटिक एनर्जी लिखना है इसमें और इसमें, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी तो कितना हो जाएगा, 0 है कि नहीं। इसमें काइनेटिक एनर्जी है 0, और इस सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो हर पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी जितना जितना है सबको जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। सबका काइनेटिक एनर्जी को जोड़ दिया जाए, मतलब समेशन किया जाए, K इज इक्वल टू यहां पर होगा, समेशन किया जाए हाफ ith पार्टिकल का मास और ith पार्टिकल का वेलोसिटी का स्क्वायर, VI स्क्वायर, हाफ MI VI स्क्वायर, हाफ MV स्क्वायर लिखा हुआ है, ith पार्टिकल का मास ith पार्टिकल का वेलोसिटी। और सिंस यहां दिया है कि हमने लिया था, ये केस कैसा लिया था जिसमें सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे, ठीक है ना। इफ अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे हो, वो अलग केस है। तो अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये हर पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में भी तो उतना ही होगा जितना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है ना। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मतलब 0 के रिस्पेक्ट में, और सेंटर ऑफ मास भी 0 पे ही है, तो 0 सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में कह सकते हैं। ये लिखा हुआ है सिग्मा ऑफ हाफ MI VI CM का स्क्वायर। VI CM मतलब ith पार्टिकल का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, है कि नहीं। एक तरह से ये लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। नहीं, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देखने पर सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी कितना वो लिखा हुआ है, हाफ MI VI CM, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जो ith पार्टिकल का वेलोसिटी है स्क्वायर। ये सब इस तरह से क्यों लिख रहे हैं, वैसे इसके पीछे कुछ पर्पस अभी समझ में आएगा, है ना। एक फॉर्मूला की बात करने जा रहे हैं हम लोग, तो मान लो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। चलिए एक और करते हैं, एक और केस, तीसरा केस, और चौथा केस जो होगा वो फाइनल केस होगा, उसमें हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे अपना फाइनल वाला। तीसरा केस, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस में ये है कि वही पार्टिकल्स हैं इसके जैसे रेस्ट पे, लेकिन सबके सब इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं।
ये बॉक्स आगे जा रहा है, मतलब क्या, ऐसे बोले ग्राउंड से देखने पे ये सारे पार्टिकल्स सेम वेलोसिटी से आगे जा रहे हैं। ये केस, सारे पार्टिकल्स सेम वेलोसिटी से आगे जा रहे हैं, तो मतलब सेंटर ऑफ मास का भी वेलोसिटी उतना ही होगा फिर, तो है कि नहीं? तो सेंटर ऑफ मास भी उतने से जा रहा है जितने से सारे पार्टिकल्स जा रहे हैं। ऐसे हम लोग पहले सीखे थे ना। इस केस में ये जो फ्रेम है ये भी आगे ले जाना होगा ना, सारे पार्टिकल्स आगे जा रहे हैं, तो ये जो इमेजिनरी फ्रेम बॉक्स बनाए थे वो बॉक्स भी आगे जा रहा होगा। इस केस में काइनेटिक एनर्जी सिस्टम में कितना होगा? हाफ एम नहीं, सिग्मा, समेशन सबका लिख के जोड़ा है, सिग्मा ऑफ हाफ एम आई वी स्क्वायर, सबका वी सेम है कि नहीं? सबका वी सेम है, वी आई का स्क्वायर, सबका वी सेम है, तो सेंटर ऑफ मास का भी उतना ही होगा। तो हम इसको वीसीएम लिख सकते हैं, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी लिख सकते हैं, है ना? वीआईसीएम नहीं, ये अलग बात थी, ये ith पार्टिकल का वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। हम कह रहे हैं इसको हम वीसीएम लिख सकते हैं, सेंटर ऑफ मास का भी वेलोसिटी इतना ही है। एक्चुअली ये क्या लिखा हुआ है, हाफ ऑफ, हाफ अगर बाहर ले लें तो सिग्मा एम आई वी, ये सबके लिए सेम है तो इसको भी बाहर ले सकते हैं, तो हाफ ऑफ वीसीएम स्क्वायर बाहर ले लिए और सिग्मा के अंदर बचा एम आई, देखिए हाफ बाहर ले लिए और ये वीसीएम है, सबका वेलोसिटी सेम तो सेंटर ऑफ मास का भी उतना, उसको बाहर ले लिए, सिग्मा के अंदर एम आई बचा, तो ये लिखा हुआ है हाफ ऑफ, ये सिग्मा एम आई क्या है, सिस्टम का पूरा मास इंटू वीसीएम स्क्वायर, मतलब हाफ मास ऑफ द सिस्टम इंटू वीसीएम स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना? अगर सारे इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हो, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हो, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी भी उतना ही जितना सबका है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, तो ये पूरा सिस्टम आगे जा रहा है विद सेम वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में कोई पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है। देखो सही बात कह रहे हैं कि नहीं? सबका वेलोसिटी सेम है तो सेंटर ऑफ मास का भी उतना ही, तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे हैं, सब सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिख सकते हैं। अब चौथा केस सोचो क्या होगा, सबसे जनरल केस, सबसे जनरल केस कि ये भी हो और ये भी हो मिला के, सारे पार्टिकल्स रैंडमली तो बॉक्स के अंदर मूव कर ही रहे हैं, प्लस बॉक्स भी आगे जा रहा है इसकी तरफ, मतलब सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है सिस्टम का, सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है, वीसीएम कुछ है जैसे यहां था, प्लस रैंडम मोशन भी है आपस में, रैंडम मोशन भी है जो इसके जैसा था, और सेंटर ऑफ मास भी आ गया। यहां पर वीसीएम 0 था, देखो सिर्फ रैंडम मोशन था तो ये लिखे, यहां पर सिर्फ वीसीएम था, रैंडम मोशन बन नहीं था, ये सब सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहे थे, तो ये था, और ये इन दोनों को मिला के बना हुआ है, सेंटर ऑफ मास आगे भी जा रहा है इसके जैसा, प्लस रैंडम मोशन भी है इसके जैसा। तो अब सिस्टम का एनर्जी कितना होगा, तो अब आप समझ रहे होंगे कि हम क्या लिखने जा रहे हैं, है कि नहीं? रैंडम मोशन की वजह से इतना एनर्जी, ये जो रैंडम मोशन आपस में हो रहा है, प्लस ये सिस्टम आगे ड्रिफ्ट जो कर रहा है, आगे बह रहा है, उसकी वजह से इतना एनर्जी, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो हाफ मास ऑफ द सिस्टम इंटू वीसीएम स्क्वायर प्लस ये चीज, समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम्स, मतलब सिर्फ इतना बोले, ये क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थोड़ी देर पहले बोले थे ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, सिग्मा ऑफ हाफ एम आई वी आई विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास स्क्वायर, हर पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी। एक्चुअली सोचो, इसमें अगर ऑब्जर्वर को इस बॉक्स में ही बिठा दे तो ये यही केस तो हो गया, ऑब्जर्वर को अगर इस बॉक्स में बिठा दे तो ये बॉक्स रुक गया, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी 0 हो गया, तो यही केस हो गया ना जिसमें सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी 0 लिए थे, सिर्फ रैंडम मोशन था। तो अगर बॉक्स में बिठा दे तो उसको इतना एनर्जी दिखाई देगा, है कि नहीं? ये हुआ। और ये जो फॉर्मूला है ये हम लोग यहाँ पे जरूर बात कर रहे हैं इसको, इसके ऊपर, ये रोटेशन वाले में यूज होता है, रोटेशन वाला चैप्टर में।
किसी सिस्टम को का जब एनर्जी लिख रहे होते हैं, क्योंकि रोटेशन में क्या होता है, घूम भी चल रहा है, घूम भी रहा है कोई चीज, बॉडी आगे भी जा रहा है, तो उसके पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे होंगे, कोई पार्टिकल घूम रहा है ना, तो कोई पार्टिकल इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, ऐसे ऐसे सब अलग अलग डायरेक्शन में, और आगे भी जा रहा है सिस्टम। तो ये यही वाला तो केस हो गया, बीच सब पार्टिकल्स अलग अलग डायरेक्शन मूव भी कर रहे हैं और सिस्टम आगे भी बढ़ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी के दो पार्ट्स लिखते हैं, एक तो हाफ मास ऑफ द सिस्टम VCM स्क्वायर प्लस एक दूसरा ये पार्ट। एक्चुअली ये इन दोनों चीजों का समेशन होता है कि नहीं, सिर्फ VCM होता अगर अंदर वाला ये रैंडम मोशन छोड़ दें, ये रैंडम मोशन छोड़ दें, सब रुका हुआ हो, सिर्फ VCM हो तो इतना एनर्जी, अगर VCM 0 हो, सिर्फ रैंडम मोशन हो तो इतना एनर्जी, तो अगर दोनों हो रहा है तो मिला के, इस तरह से सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी होता है। चलिए वापस आते हैं हम लोग कोलिजन में, कि इसका कोलिजन में क्या यूज करने जा रहे हैं इस फॉर्मूले का हम लोग। तो देखो फॉर्मूले का क्या यूज है, होता ये है कि जैसे अभी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले कि कोलिजन क्या है, एक दो बॉडीज जो कोलाइड कर रहे हैं, दो हो, दो तीन हो, 10 हो, कितनी भी बॉडीज है, अगर इनमें आपस में कोलिजन हो रहा है, तो ये जो आपस का कोलिजन है ये एक इंटरनल फोर्स है। इन सारे बॉडीज को सिस्टम में ले लीजिए, जो बॉडीज आपस में कोलाइड कर रही हैं उन सबको अगर सिस्टम में ले लें तो उनका जो कोलिजन है, एक दूसरे पे जो इंपल्सिव फोर्स है, वो इंटरनल मामला है, बाहर से कोई फोर्स नहीं है, इसलिए मोमेंटम जरूर कंजर्व होता है ना। कोलिजन में हमेशा कोलाइडिंग बॉडीज जो हैं उनको अगर दोनों को सिस्टम में ले लें, जो आपस में कोलाइड करें, 2 हो 3 हो जितने भी हो, जो लोग कोलाइड करें उन सबको अगर सिस्टम में ले लें तो उस सिस्टम का मोमेंटम जरूर कंजर्व होगा, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है कि नहीं। फोर्स भले लग रहा हो बाहर से, इंपल्सिव तो नहीं लग रहा है ना, dt टाइम की बात हो रही है। तो होता क्या है कि मोमेंटम कंजर्व होता है, या ऐसे बोले कि हम लोग पहले सीखे थे कि जब तक बाहर से नेट फोर्स नहीं होगा तब तक सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट नहीं करेगा। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नहीं होता है, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी चेंज नहीं करता है। तो अगर हमको काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना सीख गए अगर, तो हम कह रहे हैं कि सेंटर कोलिजन होने पर सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम में दोनों बॉडीज ले लिए, बाहर से फोर्स नहीं। तो मतलब ये टर्म तो काइनेटिक एनर्जी का ऐसा है जो कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद सेम रहने वाला है, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी चेंज नहीं करने वाला है कोलिजन पर। इसका मतलब कि ये टर्म नहीं बदलने वाला है, सेम रहने वाला है। तो बदल कौन सा टर्म सकता है, ये वाला, ये वाला टर्म चेंज होता है। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में हर पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, ith पार्टिकल का वेलोसिटी लिखा हुआ है सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, ये टर्म चेंज होने वाला है, चेंज हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता है ना। तो देखो कहते हैं ना कि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है, इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है, पार्शियली इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी का थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है, परफेक्टली इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी का जितना लॉस हो सकता है उतना हो जाता है। कोई कहे कि मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है काइनेटिक एनर्जी का, सिस्टम का ये है काइनेटिक एनर्जी, इसमें मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कितना है, यही तो है मैक्सिमम पॉसिबल लॉस, इससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता, क्योंकि ये टर्म तो चेंज नहीं करेगा, ये तो फिक्स रहेगा, यही लॉस हो सकता है। तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी यही है ना। और देखो कैसे बोल रहे हैं, ये टर्म 0 हो सकता है कोलिजन के बाद। कैसे, मान लो ये सब आपस में कोलाइड कर करके, सब कोलाइड करके रुक जाए, नहीं हो सकता है ना, इधर से कोई जा रहा है, इधर से कोई जा रहा है, टकरा के दोनों रुक जाए, हो सकता है ना। कब बताओ, कब इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा हो, E इज इक्वल टू 0 हो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0, आके कोलाइड किए, सेपरेट ही नहीं कर रहे, रुक गए, बात सही कि नहीं। तो मान लीजिए सारा ith पार्टिकल का वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जो है कोलिजन के बाद वो 0 हो जाए, तो ये तो सिग्मा mi VICM सबका 0 है, तो ये सारे टर्म 0 हो गए, तो 0 ही हो गया ना ये चीज, तो इतना पूरा लॉस हो गया। तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी यही है कि नहीं, जो कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में लॉस हो जाता है मैक्सिमम कितना, तो इतना ही लॉस हो जाता है। पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन में ये क्वांटिटी जो है पहले के कंपैरिजन में, मतलब कोलिजन के पहले ये जितना था, कोलिजन के बाद ये थोड़ा कम हो जाएगा,
जीरो नहीं होगा, लेकिन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में ये क्वांटिटी कोलिजन के बाद जीरो हो जाएगी, है ना। चलिए तो ये एक अच्छी बात है, जानते रहना चाहिए, और इसको कहीं कहीं हम लोग यूज कर लेंगे अभी भी। वैसे तो रोटेशन वाले चैप्टर में यूज करना ही है, अभी के लिए भी इस चैप्टर में भी कहीं एक आध जगह पे इसको यूज करने की जरूरत पड़ सकती है, देखा जाएगा क्वेश्चंस में। चलिए अच्छा, तो ये आज का लेक्चर यहाँ पे हम लोग फिनिश कर रहे हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखा जाएगा।